आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 फंड्स फ्लो एनालिसिस। इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे और ये चैप्टर आपका 10 to 15 मार्क्स से 20 मार्क्स तक का पेपर इस चैप्टर में से आ जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसकी सही है, अच्छी खासी न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है। थ्योरी पोर्शन में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और जिनका MCQ पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या है इसमें। सबसे पहला हमें समझना पड़ता है कि फ़ंड क्या होता है, ठीक है। फ़ंड क्या होता है? हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कैसे निकलती है? टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी, ठीक है। जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको माइनस करना होता है करंट लाइबिलिटीज़ से, ठीक है। तो हम वहाँ से नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं और इसी को हम फंड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जो फंड है वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। जो भी आपकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी के लिए ही होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप फंड निकालो, तो आप टोटल करंट एसेट पहले जितने भी हैं उनको देखोगे, फिर टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को देखोगे, फिर उनको माइनस करके आपको फ़ंड निकालना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन में, यही इस चैप्टर में पूरा दिया हुआ है कि आपको फ़ंड निकालने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑल ओवर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी से ही करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया। अब देखेंगे ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ फंड। ये फ्लो ऑफ फंड क्या है? फ्लो ऑफ फंड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। फंड का मतलब एक्चुअल में तो यही है ना कि कितना टोटल असेट और कितना टोटल लाइबिलिटी एक्सेस है या सरप्लस है या डेफिसिट में है, ठीक है। वही होता है हमारा फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड आपका क्या चल रहा है? तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ फंड को। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है सेल और परचेज ऑफ अ फिक्स असेट। फिक्स असेट कोई है आपके पास, उसको आपने बेच दिया, सेल कर दिया। तो देखो, अब फिक्स असेट बेचा है। फिक्स असेट क्या होता है हमारे पास? फिक्स असेट होते हैं हमारे पास नॉन करेंट असेट होते हैं फिक्स असेट्स। नॉन करेंट असेट्स कोई भी अगर आप उसको बेचोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कैश आएगा। कैश इज़ अ करंट एसेट, तो कहीं ना कहीं करंट एसेट में आपका जो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब करंट एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो मतलब क्या है कि फ़ंड का फ्लो हो जाएगा। अब ये फ़ंड का जो फ्लो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका अगर कैश बढ़ रहा है, ठीक है, बिजनेस के अंदर अगर पॉजिटिव में इनको जब माइनस करोगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, और उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो है फेवरेबल कंडीशन में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर इनको आप माइनस करोगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को और नेगेटिव में आंसर आए तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन या एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या है? आपने पैसा कहीं लगा दिया। अभी इसी में ऑप्शन आप देखो कि परचेज ऑफ अ फिक्स असेट। कोई भी फिक्स असेट को अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो आप कैश से परचेज़ करोगे, और फिक्स असेट क्या है? हमारा नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट होने के कारण हमारा करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो करंट एसेट में कोई इंक्रीज़ नहीं आएगा, बल्कि करंट एसेट में डिक्रीज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारा करंट एसेट में कैश जो है वो चला जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ फिक्स असेट। कैश से हमने पे करा है फिक्स असेट को, तो कैश तो चला जाएगा। ऐसे ही दूसरे में देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब देखो क्या हो रहा है, डिबेंचर्स हमने इशू करे कैश से। डिबेंचर्स इज़ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये तो हमारे करंट लाइबिलिटी को कोई अफेक्ट नहीं करेगी, बट यहाँ पर कैश है, कैश हमारे करंट असेट को अफेक्ट कर देगा। करंट कैश जो है वो जुड़ जाएगा हमारे करंट असेट में, जिसके कारण एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, सॉरी सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा, जिसमें ठीक है हमारे पास पैसा आ जाएगा। तीसरी चीज़ है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इसका मतलब ये है कि आपने शेयर्स को इशू कर दिया कैश से। तो शेयर्स क्या है हमारे पास? शेयर्स इज़ अ शेयर्स क्या है? शेयर्स भी तो एक लाइबिलिटी ही है, और वो कैश से इशू कर दिया तो कहीं ना कहीं कैश आपके पास आ गया है। कैश ने आपका करंट एसेट बढ़ा दिया है। करंट एसेट बढ़ा दिया का मतलब सोर्स ऑफ फंड हो गया। ये दो चीज़ याद रखो, एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड। क्वेश्चन में ऐसी ही स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है या सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, आप बस ये देखना कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, उस हिसाब से आपको लगाना है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी। यहाँ पर मशीनरी जो है वो लॉन्ग टर्म असेट है, लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट है, ठीक है। करंट असेट नहीं है, नॉन करंट असेट है। मशीनरी इज़ अ नॉन करंट असेट, इसलिए
करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्रेडिट परचेज है तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो जब आप ये माइनस माइनस करोगे और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो गई है तो कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी तो फ्लो ऑफ फंड कम हो जाएगा, तो इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन भी आ सकती है और एप्लीकेशन ऑफ फंड भी हो सकता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स इन पेमेंट टू क्रेडिटर, शेयर इशू कर दिए क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो क्रेडिटर हमारा कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई। और इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा, तो एक तरफ कैश आया, उसको हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो हुआ क्या, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, असेट में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कैश हमारे पास है थोड़ी ना, हमारे पास आया और हमने जस्ट पे कर दिया क्रेडिटर को, तो इस वजह से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई का मतलब यहाँ पर जब आप माइनस माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा कि एप्लीकेशन हुआ है या सोर्स हुआ है, सोर्स ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ठीक है। क्रेडिटर का पेमेंट क्या है, क्रेडिटर का पेमेंट क्या है, हमारा लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन्स नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ फंड, वो ट्रांजेक्शन्स जो कि अफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी फ्लो ऑफ फंड को, ठीक है, वो कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो ट्रांजेक्शन्स या तो एक ही में डील करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, करंट असेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है और करंट असेट अगर डिक्रीज़ हो रहा है सेम अमाउंट से एट द सेम टाइम, ठीक है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा हमारी फ्लो ऑफ फंड को, ठीक है, ना ही उसमें एप्लीकेशन होगा, ना ही हमारा सोर्स ऑफ इनकम होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। अगर करंट असेट इंक्रीज़ हो रहा है और करंट असेट डिक्रीज़ हो रहा है, इन दोनों के केस में, जैसे कैश परचेज फॉर ऑफ गुड्स, गुड्स इज़ अ, गुड्स क्या है, हमारा गुड्स स्टॉक है, स्टॉक जो होता है वो हमारा करंट असेट है, करंट असेट हमारा क्या हो गया, कैश परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदा है कैश से, कैश हमारा कम हुआ, गुड्स हमारा बढ़ गया, ठीक है, गुड्स स्टॉक जो है वो हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, और कैश उसी अमाउंट से कम हो गया, दोनों ही हमारे करंट असेट हैं, दोनों में एक में डिक्रीज़ आया, एक में इंक्रीज़ आया, तो क्या ये करंट असेट की वैल्यू में डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ला पाएंगे, नहीं। पहले सपोज़ करो, पहले 10,000 की वैल्यू थी करंट असेट की, ठीक है, ऑल ओवर 10,000 की, आपने क्या किया, 1,000 रुपये कैश दे करके 1,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया, कैश 1,000 से कम हुआ 9,000 और आपके पास स्टॉक आ गया, तो 9,000 प्लस 1,000 का स्टॉक आ गया तो 10,000, एट द एंड ऑफ द डे 10,000 आपका करंट असेट हुआ, तो क्या इससे अफेक्ट होगा, कोई भी फ्लो ऑफ फंड नहीं। दूसरी चीज़, अगर कोई करंट असेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी करंट असेट इंक्रीज़ हो रहा है और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उस केस में भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। जैसे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या है, क्रेडिट पर आपने कोई भी गुड परचेज कर लिया, गुड्स क्या है, हमारा स्टॉक है, गुड्स स्टॉक इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रेडिटर भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हुआ वहीं पर हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, करंट एसेट इंक्रीज़ हो गया तो करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पर एक करंट लाइबिलिटी होगा यार, ठीक है। तीसरा केस है हमारा, फिक्स असेट अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिक्स असेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें भी फ्लो ऑफ फंड हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट बाई इशू ऑफ शेयर, ठीक है, आपने शेयर इशू करे मतलब लाइबिलिटीज़ कहीं ना कहीं राइज हो गई, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और परचेज कर लिया क्या, फिक्स असेट भी हमारा करंट असेट का पार्ट नहीं है और इश्यू ऑफ शेयर भी हमारे करंट असेट का पार्ट नहीं है, तो इनमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी आए हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा फंड ऑफ फ्लो में, ठीक है, फ्लो ऑफ फंड में हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत मेन है, आप इस वीडियो को 2-3 बार ऐसे करके देखना, बैक करके, ये एमसीक्यू का पार्ट है, एमसीक्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी करंट असेट इंक्रीज़ हुआ है तो उससे हमारे नेटवर्किंग, जो आपका नेटवर्किंग कैपिटल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फंड फ्लो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा, या एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा या सोर्स ऑफ फंड होगा, ये सारी चीज़ें आपको बोली जाती हैं। अब मैं आता हूँ सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का टाइप क्या है। पहला क्वेश्चन का टाइप, मैं यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये सारे ही क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू एग्ज़ाम में यही सारे 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला है कैलकुलेशन ऑफ
फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड का कैलकुलेशन करना, जैसे मैंने ऊपर ये सारी चीज़ें बताई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको इस वाले फॉर्मूले से फंड इक्वल्स टू नेट टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी से आपको फ्लो ऑफ फंड का कैलकुलेशन करना होता है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल निकालना होता है। ये भी सेम यही है कि चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, पता है ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कितना नेट चेंज आया, वो सरप्लस में आया या प्लस में आया या माइनस में आया। फिर है हमारा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये थर्ड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता है। इसमें आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है, उसमें फिर आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना है, सारी चीज़ें जो आपने पहले माइनस कर दी वो प्लस करना है, जो भी एब नॉर्मल लॉसेज होते हैं उसको ऐड करना है, जो भी एब नॉर्मल गेंस होते हैं उसको आपको माइनस करना होता है। फिर उसके बाद जो भी अनसर्टेनिटीज़ हो गई, जो भी चोरी हो गया, आपका कुछ ऐसा लॉस, ये सब लॉस ही तो है, ये सबको आपको प्लस माइनस करके लास्ट में आपको आंसर आता है, वो होता है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैं आपको बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। फोर्थ है हमारा सेल और परचेज ऑफ असेट। सेल और परचेज ऑफ असेट, कोई भी असेट है उसको अगर आप उसकी वैल्यू दी हुई होगी कि आप उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया, अभी उसको कितने में बेच दिया, तो उसमें आपको पूछ देगा कि कितने में ये मशीनरी बिकी है, ऑल ओवर टोटल परचेज कितने की करी थी या सेल कितने की करी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल छोटे छोटे पूछ दिए जाते हैं, जो जिनका कॉन्सेप्ट उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको पूछ दिया जाता है हर साल ही, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा 5-6 क्वेश्चन। तो इस 5 टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ये एक वीडियो होगी या 2 वीडियो होगी पता नहीं, लेकिन इन 5 टॉपिक्स में आपको कवर हो जाएगा। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम निकालेंगे फ्लो ऑफ फंड कैसे निकालते हैं, ये जानते हैं हम। फ्लो ऑफ फंड होता क्या है आपको बता दिया मैंने। फ्लो ऑफ फंड होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। तो आपको इसमें क्या देखना होता है, कितने असेट आपके, टोटल कितने असेट हैं और टोटल कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ये 2 चीज़ आपको देखनी होती है और कुछ नहीं देखना है, और जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं उसको छोड़ देना है। सबसे पहला है बिजनेस वॉज परचेज्ड बाई इशू ऑफ 1 लाख शेयर एंड 1 लाख 10% डिबेंचर्स। ठीक है, एक बिजनेस है जो कि परचेज किया गया इशू करके 1 लाख शेयर्स एंड 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स। अब मुझे बताओ क्या ये कोई करंट एसेट है, क्या ये कोई करंट लायबिलिटी है, नहीं, तो इसको छोड़ देना है आपको। द बिजनेस परचेजेज हैज़ फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटी। यहाँ पर एक बात कही है कि असेट एंड लायबिलिटी जो बिजनेस ने परचेज किए हैं उसके पास फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। क्या होता है, पहला बिल्डिंग। बिल्डिंग मुझे बताओ करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है, क्या है। बिल्डिंग इज़ ए फिक्स असेट, और बिल्डिंग आपका इंक्लूड नहीं होगा करंट एसेट में, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। उसके बाद स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक इज़ अ करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल इज़ ए करंट एसेट। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज़ ए करंट लाइबिलिटीज़। अब जिसको करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं पता है वो थोड़ा बेसिक जा करके यूट्यूब पे छोटा सा सर्च करो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, या गूगल पे जाओ और एक पूरी लिस्ट सी बन के आ जाएगी, उसमें से जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। बाकी मैं बस ये बता रहा हूँ कि स्टॉक करंट एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है, और ये दोनों करंट लाइबिलिटीज़ है। अब हमें क्या करना होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। हम क्या करेंगे, यहाँ से 20,000 प्लस 60,000 इन दोनों को जोड़ करके ये वाला क्रेडिटर वाला हम 20,000 माइनस कर देंगे, तो फ्लो ऑफ फंड आ जाएगा 60,000। फ्लो ऑफ फंड बोलो या नेट वर्किंग कैपिटल बोलो या जस्ट फंड बोलो, ये तीनों चीज़ सेम ही है, 60,000। ठीक है, 60,000 जो है हमारा वो आ चुका है फ्लो ऑफ फंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमारा दूसरा और टाइप था। दूसरा टाइप क्या था हमारा, दूसरा टाइप था कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। सेम वही है, नेट वर्किंग कैपिटल के लिए भी सेम चीज़ होती है, करंट टोटल हमारा जितना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया जाता है या डायरेक्टली आपको नेट वर्किंग कैपिटल ही दे दिया जाता है, पिछले साल का और करंट ईयर का। ठीक है, 2 साल का नेट वर्किंग प्रॉफिट कैपिटल दे दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि अब आप बताओ कि एक्चुअल में इस साल का कितना नेट वर्किंग कैपिटल आप बनाओगे, कितना है एक्चुअल में। ठीक है, इफ़ नेट वर्किंग कैपिटल इन करंट ईयर इज़ 25,000। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उन्होंने दे दिया आपको 25,000 रुपये, वाइल इट वॉज माइनस का 40,000 इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल माइनस का 40,000 था। ठीक है, माइनस में 40,000, यानी कि जाहिर सी बात है ये लॉस में था थोड़ा,
ठीक है, बहुत ज़्यादा 40,000 का लॉस में था। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल में क्या अमाउंट का चेंज आएगा, ठीक है, क्या चेंज आया, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चेंजेस द नेट, तो क्या अमाउंट का चेंज आया। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें ये चीज़ पूछी है कि पिछले साल आपका 40,000 का लॉस हो गया था उसमें नेट वर्किंग कैपिटल में, लेकिन इस साल आपका 25,000 का फ़ायदा हो गया, तो ऑल ओवर आपको कितने का फ़ायदा हो गया, ऑल ओवर आपका कितने का नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है, यहाँ तो 25 दे रखा है इस साल का, लेकिन हमें ऑल ओवर निकालना है कि हमने कितना रियलिटी में कितना हमने रिकवर किया, कितनी सारी चीज़ें करी। तो इसमें रिकवरी का केस है। जैसे देखो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे तो हमारा ऑल ओवर एक्चुअल आ जाएगा कि इतना हमने रिकवर करके इतने की वैल्यू आ गई हमारी। 25,000 हमारा इस साल का हमारा 25,000 क्या है जो हमने कमाया है नेटवर्किंग, जो हमारा फंड फ्लो चल रहा है, माइनस पिछले साल हमारा माइनस में था। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ आपने पिछले साल, कोई भी चीज़ थी पिछले साल आपकी माइनस में थी, ठीक है, और इस साल आपका अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या आपने पिछले साल वाली चीज़ रिकवर करी होगी पहले। इस साल में आपने वो चीज़ पहले पिछले साल वाली जो माइनस में चल रही थी वो आपने पूरा रिकवर किया होगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए होगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आए होगे, फिर उसके बाद आपने 25,000 का और कमाया होगा, तभी तो ये 25,000 आया। ये 25,000 ऐसे कैसे आ जाएगा, अगर आप कोई बिज़नेस में 40,000 का लॉस चल रहा है आपके और अगली साल आपका 25,000 का प्रॉफिट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये 40,000 रिकवर कर लिए, प्लस आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए जहाँ जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट था आपका, हो गया, फिर आपने 40 से रिकवर करा, फिर 25,000 उसके आगे आपने 25,000 का फ़ायदा कमाया। तो ये आपका कहते हैं जो नेट, एक्चुअल में नेट आपने कितना कमाया। तो इन दोनों को अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले आपने 40,000 रिकवर करे प्लस 25,000 आपने फिर इस साल का कमाया, तो ऑल ओवर आपका नेट वर्किंग कैपिटल जो आया वो 65,000 आया। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग है, एक बार आप फिर से इसको देखना रिमाइंड करके। यहाँ नोट मैंने लिखा है कि 40,000 जो है वो हमने रिकवर कर लिए इन द करंट ईयर में 40,000। भाई कोई भी लॉस हुआ है आपके बिजनेस में तो सबसे पहले आप उसको रिकवर ही तो करोगे, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट कमाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि भाई पिछले साल मैंने 40,000 का लॉस कर दिया, इस बार मैंने 25,000 का प्रॉफिट कमा लिया। एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आपने 65 का कमाया, क्योंकि पिछले साल का 40,000 कहीं ना कहीं आपने रिकवर किया है, तब आपका 25,000 करंट प्रॉफिट दिखा रहा है। 25,000 मोर अर्निंग इन करंट ईयर, तो वो तो जो 25,000 है मोर वो आपका करंट ईयर का है। तो ये दो टाइप हो गए आपके। अब थर्ड टाइम पे चलते हैं।